अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम। माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और मैं पीएचडी कर रहा हूँ फाइनेंस में। इससे पहले मैंने एमफिल किया बिजनेस इकोनॉमिक्स में फ्रॉम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से। आज जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स का टॉपिक है इन्फ्लेशन। अक्सर लोग कहते हैं, जो इलिटरेट पर्सन भी हैं, वो कहते हैं इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है। लेकिन एक्चुअली इन्फ्लेशन है क्या, इस टर्म को समझने के लिए ये रील आउट किया जा रहा है। इंशाल्लाह ये पूरी एक सीरीज़ आएगी वीलॉग की, जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज, तमाम एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, पॉवर्टी के बारे में बताया जाएगा। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है इन्फ्लेशन कैसे रही है, हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन रेट बताया जाएगा। और पाकिस्तान का जो है मिडल ईस्ट के साथ, साउथ एशियन कंट्री के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ और दूसरे ममालिक के साथ कंपैरिजन किया जाएगा कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट क्या है और दूसरी दुनिया का इन्फ्लेशन रेट क्या है। इसी तरह मैं डेवलप कंट्रीज को भी कवर करने की कोशिश करूँगा, और ताकि जो है एक वाइड यानी ब्रॉड वे में हम इसको समझ सकें, इस टर्म को, कि इन्फ्लेशन क्या होती है। एक्चुअली इन्फ्लेशन जो होती है, इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये इंक्रीज है, सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जब चीज़ों की प्राइस और सर्विसेज की प्राइस या जो है वो बढ़ती रहती है वक्त के साथ साथ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक टाइम पीरियड के साथ, मसलन पिछले साल के अप्रैल में अगर इन्फ्लेशन थी 9%, तो अगर इन्फ्लेशन अभी है पाकिस्तान में 11%, तो हम पिछले साल के साथ, पिछले साल अप्रैल के साथ इस साल के अप्रैल को कंपैरिजन करके हम बताएंगे कि कितने परसेंट महंगाई होगी है। अगर हम इन्फ्लेशन मंथली भी बता सकते हैं और हम इन्फ्लेशन जो है ना वो एनुअली भी बता सकते हैं। लेकिन ये चीज़ माइंड में रखी जाए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में चीज़ों की प्राइस कितनी बढ़ी है, कितने परसेंट चीज़ों की प्राइस इंक्रीज हुई है, यानी परसेंटेज इंक्रीज, एनुअल परसेंटेज इंक्रीज में मोस्टली जो है ये मेजर की जाती है। तो इस व्लॉग में तो मैं ये बताऊंगा कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन की टाइप्स क्या हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगा कि इन्फ्लेशन को एक आम बंदा भी, एक जनरल बंदा भी किस तरह कैलकुलेट कर सकता है। एक लेमैन भी अगर चाहे एक उसको कैलकुलेट करना, तो वो भी उसको कैलकुलेट कर सके, उसका फार्मूला भी बताया जाएगा। और इसके पीछे इंडेक्स, इन्फ्लेशन का इंडेक्स बनने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो चीज़ें भी मद्देनजर रखी जाएंगी। तो इन्फ्लेशन भी मुख्तलिफ किस्म की होती है। फर्स्ट टर्म में इससे पहले कि मैंने जैसे इसकी डेफिनेशन बताई, और भी इसकी कोल बॉर्न है, उसने कहा कि इन्फ्लेशन कैन बी डिफाइंड एज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि आपके पास, आप बहुत ज़्यादा पैसा लेके जाते हैं शॉप पे, लेकिन उसकी चीज़ें बहुत कम आती हैं। अगर हम आज से एक साल पहले खाली पेट्रोल की प्राइस को देखें, तो पिछले साल जो है पेट्रोल 1000 का जो है वो तकरीबन जो है वो 6 से 7 लीटर आ जाता था। लेकिन अभी वो ही 4 लीटर के राउंड बोर्ड आता है, 4 लीटर भी नहीं पूरा आता 1000 का। तो ये प्राइस इंक्रीज हुई है, यानी हम 1000 रुपये लेके जाते थे, 6-7 लीटर पेट्रोल ले आते थे, लेकिन अभी हम 1000 रुपये लेके आते हैं, उसका 4 लीटर भी पेट्रोल नहीं आता। तो साल का डिफरेंस वो है टाइम पीरियड। और परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस, पेट्रोल की जो परसेंटेज इंक्रीज हुई है प्राइस में, उस रेट को इन्फ्लेशन कहते हैं एक्चुअली। ये कोलबॉर्न ने जो है इसकी डेफिनेशन की है। इसी तरह एक और इकोनॉमिस्ट है केन्स बहुत फेमस केन्सियन थ्योरी भी है। उसके मुताबिक इन्फ्लेशन वो है जिसमें आउटपुट जीरो होती है, जबकि मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। यानी पैसा तो लोगों के पास है, वो चाहते हैं कि वो चीज़ लें, लेकिन पैसे लेके जाते हैं, आउटपुट उनको मिलती नहीं है, यानी थोड़ी थोड़ी सी मिलती है उनको आउटपुट, उसके बदले में चीज़ों की प्राइस ही बहुत ज़्यादा होती है। यानी पैसे की कदर जब डीवैल्यूएट हो जाती है, डीवैल्यूएट इसी सेंस में होती है ना, कि अगर आप एक कॉपी है वो लेने जाते थे पहले, वो 40 रुपये की या 50 रुपये की मिलती थी, अभी वही नोटबुक अगर आप बाजार में लेने जाएं तो वही 125 रुपये, 130 रुपये की मिलती है, जो दरमियाने दर्जे की नोटबुक की बात कर रहा हूँ। तो अब आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो है ये मुख्तलिफ कैटेगराइज किया गया है इसको ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन डिफरेंट बेसिस।
मसलन पहली बेस है रेट की बेस पे जो है ना इन्फ्लेशन को कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रेट। तो पहले जो इसकी टाइप है वो आती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसको माइल्ड इन्फ्लेशन या लो इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि स्लोली स्लोली चीजों की कीमत बढ़ती है। माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, यानी जब इन्फ्लेशन 3% से भी कम रहती है पर एनम, 3% से भी कम अगर इन्फ्लेशन रेट रहती है पर एनम, एनुअल बेस की बात कर रहा हूँ, तो तब इसको कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन है ये। तो अगर यानी दूसरी टाइप जो है इसी की यानी रेट की बेस पे जो है वो क्रोनिक इन्फ्लेशन है। तो इस क्रोनिक इन्फ्लेशन को अक्सर जो है सेकुलर इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। सेकुलर इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है इन्फ्लेशन, लेकिन वो डाउन टर्न नहीं हो रही, महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन को अगर उर्दू सेंस में महंगाई कहते हैं, यानी महंगाई जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है लेकिन डाउन टर्न नहीं आ रही। एक वक्त आता है कि वो हाइपर इन्फ्लेशन में तब्दील हो जाती है। तो हाइपर इन्फ्लेशन को भी मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है। इसके अलावा इसके बाद आती है थर्ड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, वो है वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। तो ये होती है जब अगर इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में रहती है, जब तक इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में रहती है उसको वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी 3% से 10% के दरमियान अगर रहती है, 10 हो जाए तो वो डबल डिजिट में एंटर होगी, तो वो वॉकिंग इन्फ्लेशन नहीं रहती थी। तो अगर हम कहेंगे ये वॉकिंग इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट के अंदर है, राउंड अबाउट है उसके 3%, 4%, 5%, 6, 7, 8, 9, 10% डबल डिजिट आ जाता है, उसको हम वॉकिंग इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे बल्कि वो नेक्स्ट स्टेज पे चली जाएगी। इसी तरह रनिंग इन्फ्लेशन होती है। रनिंग इन्फ्लेशन में rate of rising prices is referred as running inflation in that sense a rapid acceleration in the rate, यानी prices में एक फौरी इंक्रीज, बड़ी तेजी से इंक्रीज आया। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, इस किस्म की इन्फ्लेशन तब होती है जब इन्फ्लेशन का रेट 10% से बढ़ जाता है पर एनम। जब आप पिछले में हमने देखा कि वॉकिंग इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन रेट सिंगल डिजिट में रहता है और जबकि रनिंग इन्फ्लेशन में जब 10% यानी डबल डिजिट से ऊपर चला जाता है, राइज मोर देन 10%, यानी अगर महंगाई में 10% से ज्यादा इजाफा आता है तो उसको हम कहेंगे कि ये जो है ये रनिंग इन्फ्लेशन है। इसी तरह गैल्पिंग इन्फ्लेशन है, इसकी 5 टाइप है, 5th टाइप है गैल्पिंग इन्फ्लेशन। तो इसको जंपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। एकदम बूम आया किसी प्राइस में, अगर प्राइस थी 100 रुपए की तो अगले दिन जो है 150 की होगी, उससे अगले दिन 225 की होगी। जैसे जंपिंग इन्फ्लेशन डॉलर की प्राइस पे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ये जो है गैल्पिंग इन्फ्लेशन हम कहेंगे कि जंप आता है, डॉलर की प्राइस में एकदम जंप आया 20 रुपए 10 रुपए, यानी 2019 और 20 में डॉलर की प्राइस में सडन जंप आया। तो इतना जंप यानी कि वो एक एक दिन में 20 रुपए, 25 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए इस तरह का राइज। तो ये करेंसी में इसी तरह प्राइस में भी, इसी तरह कमोडिटी की प्राइस में, गुड्स की सर्विसेज की प्राइस में भी इसी तरह जंप आया। तो ये इन्फ्लेशन जब मोर देन 20% हो बट लेस देन 1000% पर एनम, 1000% से कम लेकिन 20% से ज्यादा अगर प्राइस बढ़ती है गुड्स और सर्विसेज की, तो इसको यानी ट्रिपल डिजिट में, जब ट्रिपल डिजिट में या डबल डिजिट में तब्दील हो जाती है महंगाई, इतने परसेंट इंक्रीज आए, तो उसको कहते हैं गैल्पिंग इन्फ्लेशन। इसी तरह मैंने जब क्रोनिक इन्फ्लेशन का जिक्र किया था तो मैंने उस वक्त बताया था कि एक यानी जो क्रोनिक इन्फ्लेशन होती है ना, वो अगर ज्यादा देर रहे तो वो हाइपर इन्फ्लेशन में चेंज हो जाती है। तो हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है कि जब प्राइस लेवल अलार्मिंग सूरत में हाई रेट यानी अलार्मिंग सिचुएशन आ जाए प्राइस में, एकदम उसके 4 डिजिट इन्फ्लेशन हो जाए, यानी 1000% से अबव हो जाए, यानी 999 तो 3 डिजिट में रहा, अगर 1000 आ जाए तो इसको कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। ये टर्म जो है इसको फिर हाइपर इन्फ्लेशन बोलेंगे। जो तारीख में 2 एग्जांपल मिलती हैं हाइपर इन्फ्लेशन की, वर्स्ट एग्जांपल इन्फ्लेशन की हैं हिस्ट्री में, वो 1946 में जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन हुई थी और इसी तरह 2004
और 2009 यानी हंगरी में हुई, सॉरी हंगरी में हुई 1946 में, और जिम्बाब्वे में 2004 और 2009 में हुई। तो ये रजीम चेंज था, रॉबर्ट मुगेब्स रजीम था, उसमें जो है ना जिम्बाब्वे में हुई, और इसी तरह हंगरी में 1946 में। इसी तरह ये थी रेट की बेस पे, यानी जब आप इन्फ्लेशन 3% होती है तो इसको जो है ना क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेशन उस सेंस में हम कहते हैं जब ये 3% से ऊपर चली जाती है और हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जाती है, यानी मुसलसल बढ़ना शुरू हो जाती है। रनिंग इन्फ्लेशन जो है मोर देन 10% है, और गैल्पिंग इन्फ्लेशन में हम ये 20% टू यानी 3 डिजिट में, डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में जब इन्फ्लेशन इंटर हो जाती है। इसी तरह हाइपर इन्फ्लेशन जब ट्रिपल डिजिट से ऊपर बात चली जाती है, यानी 4 डिजिट में जब इन्फ्लेशन आ जाती है, तो हम उसको कहेंगे कि ये हाइपर इन्फ्लेशन है। तो उसकी मैंने एग्जांपल दी कि हंगरी 1946 में हाइपर इन्फ्लेशन में गया था। इसी तरह जिम्बाब्वे जो है 2004 और 2009 में जब रॉबर्ट मुगेब्स रजीम आया था, यानी उसकी हुकूमत आई थी, तो 2004 से 2009 में हाइपर इन्फ्लेशन देखा गया था जिम्बाब्वे में। तो अदर टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ काजेस। देखिए दो तरह की वजूहत हो सकती हैं इन्फ्लेशन की, इसके अलावा मेन एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन है और दूसरी कास्ट पुल इन्फ्लेशन है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि लोग चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करते हैं, मतलब 100 बंदा आ जाता है एसी लेने, जबकि एसी जो है वो 10 है, तो फिर वो क्या होगा कि वो चीज़ की प्राइस ही बढ़ा देंगे ऑटोमेटिकली। उसकी सप्लाई कम है, इतनी प्रोडक्ट बन नहीं रही, लेकिन लोग लेने वाले ज़्यादा आ गए हैं, गुड्स और सर्विसेज इतनी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जबकि जो लेने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको डिमांड इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी जब एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज आउटस्ट्रिप्स एग्रीगेट सप्लाई, यानी सप्लाई तो है ही नहीं लेकिन डिमांड जो है वो बढ़ रही है, चीज़ें आपके पास इतनी नहीं है कि आप लोगों को दे सकें, लेकिन लोग लेने वाले बेशुमार हैं, तो इसको कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसी तरह कास्ट पुल इन्फ्लेशन में, कास्ट पुल इन्फ्लेशन में ये होता है एक्चुअली कि कास्ट पुल इन्फ्लेशन में जो है ना, ये रॉ मटेरियल की कास्ट बढ़ जाती है। रॉ मटेरियल में क्या आ जाएगा, फर्ज करें कि आप जो है ना घी बना रहे हैं, घी बनाने के लिए आपको पोटैटो या सोयाबीन या इस तरह की जो चीज़ें चाहिए, अब उनकी ही प्राइस बढ़ गई। इसी तरह जो वीट की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि गंदम की प्राइस ही बढ़ गया, तो आटा जो है वो तो ऑलरेडी वो महंगा ही होगा, यानी रॉ मटेरियल जिससे आटा बनता है वो ही जब महंगा हो जाएगा, या आपको लेबर ही महंगी मिल रही है, आपको वेजेस ज़्यादा देनी पड़ रही हैं, लोग जो है वो कम वेजेस पे एग्री नहीं है, तो साफ ज़ाहिर है वो कास्ट पे सारा इफेक्ट आएगा, जो चीज़ बन रही है उसकी कास्ट पे, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे सारा इम्पैक्ट आएगा। तो जब आपको रॉ मटेरियल ही महंगा मिल रहा है तो गुड्स और सर्विसेज तो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी, या कंपनीज अपना प्रॉफिट बचाने के लिए, यानी प्रॉफिट में रखने के लिए कंपनी अपने आप को प्रॉफिट में रखने के लिए क्या करेगी, चीज़ों की प्राइस बढ़ा देगी। तो इसको कहते हैं कास्ट पुल इन्फ्लेशन, पुश इन्फ्लेशन, यानी कास्ट जब बढ़े तो चीजों की प्राइस भी बढ़ जाती है। इसको न्यू इन्फ्लेशन भी कहते हैं, एक और टर्म में इसको न्यू इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। फिर आगे आती है इसी बेस पे स्कार्सिटी इन्फ्लेशन। स्कार्सिटी यानी कुर्बानी, का मीन आता है इसमें। स्कार्सिटी इन्फ्लेशन अकर ड्यू टू द होर्डिंग बाय अनस्क्रैपुलस ट्रेडर्स एंड ब्लैक, यानी कोई लोग आर्टिफिशियल चीजों को स्टोर करना शुरू कर देते हैं, उनको पता है कि यार इसकी शॉर्टेज होने वाली है, तो वो आर्टिफिशियली तौर पर यानी स्टॉक करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। जब स्टॉक करते हैं मार्केट में वो चीज़ कम हो जाती है, जब वो चीज़ मार्केट में कम होती है तो लोग जो है लेने वाले बेशुमार हो जाते हैं, जब लोग लेने वाले बेशुमार हो जाते हैं फिर वो जो स्टॉकिस्ट होता है, ब्लैक मार्केट जिसने बनाई होती है, ठीक, आर्टिफिशियल शॉर्टेज जिसने की होती है, फिर वो महंगे दामों चीज़ें बेचता है। तो इसी तरह ये एग्जांपल है फूड ग्रेन्स, मोस्टली जो है फूड ग्रेन्स एसेंशियल गुड्स पे, केरोसिन ऑयल वगैरह, इस पे जो है मोस्टली स्कार्सिटी इन्फ्लेशन जो है वो देखने को मिलती है। अनदर टाइप है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इस टाइप में इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग कंट्री में ये ज्यादातर जो है ना, जैसे डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, चाइना को भी डेवलप कंट्री नहीं करार दिया गया, पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है जो डेवलप नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर रिजिडिटी सच एज एग्रीकल्चर बॉटलनेक्स, रिसोर्स कंसंट्रेट बॉटलनेक्स, फॉरेन एक्सचेंज बॉटलनेक्स, यानी जो है बाहर से पैसे नहीं आ रहे, डॉलर नहीं आ रहे बाहर से,
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बॉटल नेक्स्ट, इस तरह के जो फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी एक टाइप है ये जो है ना इन्फ्लेशन की। तो ये काजिज थी, यानी मुख्तलिफ रीजंस की वजह से जब इन्फ्लेशन होती है। अच्छा, एक होता है इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज, इसको भी मुख्तलिफ टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। उससे पहली जो है वो फॉर्म है, पहली टाइप है कंप्रीहेंसिव इन्फ्लेशन, यानी कमोडिटी की प्राइस थ्रू आउट द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में वो कमोडिटी की प्राइस बढ़ती जाती है, कंप्रीहेंसिव इन्फ्लेशन उसको कहते हैं। तो वाइड इन्फ्लेशन भी इसको आल्सो नोन एज इकोनॉमी वाइड इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में तो ये होता है ना, एक दफा किसी चीज की प्राइस बढ़ जाए वो डाउन ही नहीं होने को आती। तो कंप्रीहेंसिव इन्फ्लेशन ही वो टर्म है जो पाकिस्तान में भी फिट आती है कि यानी इन्फ्लेशन, महंगाई कम ही नहीं होती, मुसलसल महंगाई बढ़ती जाती है। अगर हम प्रीवियस एक डिकेड को देखें, एक 10 साल गुज़श्ता को देखें, तो ऐसा ही हो रहा है। फिर इसकी इसी में आता है कवरेज की में आता है स्पोर्डिक इन्फ्लेशन। फ्यू कमोडिटीज की प्राइस इन फ्यू रीजन जो है वो ज्यादा होती है, जबकि दूसरे रीजन में उसकी कम होती है। तो सेक्शनल इन नेचर, ये सेक्शनल यानी कुछ एरिया में होती है महंगाई, कुछ में महंगाई नहीं होती, उसमें जो है ना नॉर्मल प्राइस होते हैं। तो जब इसी तरह बैड मानसून जब सैलाब आता है तो ये मुख्तलिफ बस्तियां, लोगों के घर जो है उजड़ जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं। तो उस जगह पे एक जो चीज़ आपने बोई होती है, ग्रो कर रहे हैं जो किसान, अगर वो तबाह और बर्बाद हो जाए तो फिर जो है उस जगह पे जो है वो चीज़ें जो है वो महंगी मिलेंगी। और दूसरे जहाँ वो ग्रो कर रही हैं, जहाँ मानसून ने इफेक्ट नहीं किया, फ्लड ने इफेक्ट नहीं किया, वहाँ ठीक रहेगा सारा कुछ। इसी तरह एक और टाइप होती है अकरेंस, यानी कि वाकया हो जाता है, मतलब जंग होगी है, जंग की सूरत में भी चीज़ें जो है वो कम प्रोड्यूस होंगी। जब कम प्रोड्यूस होंगी तो फिर क्या होगा, इमरजेंसी या जंग या इस तरह की जो इंडस्ट्री आपकी बंद हो जाए तो फिर चीज़ें महंगी मिलेंगी, थोड़ी चीज़ें आएंगी लेकिन लोग लेने वाले ज़्यादा होंगे। तो इस सूरत में भी वार टाइम इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं। एक पोस्ट वार इन्फ्लेशन होती है कि अगर जो है ना इन्फ्लेशन दैट टेक प्लेस सून आफ्टर अ वार इन नोन एज पोस्ट वार, यानी जंग के फौरन बाद भी कुछ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया आपका, तो आपको वो लगाने में कुछ तो टाइम लगेगा, जितनी देर आपको टाइम लगे चीजें तो प्रोड्यूस ही नहीं हुई, चीजें थोड़ी मकदार में और लोग लेने वाले ज्यादा हैं। तो इस सूरत में भी जो है वो इसको पोस्ट वार इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी फौरी जंग के बाद। इस तरह पीस टाइम इन्फ्लेशन होता है when prices rise during a normal period of peace, then it is known as peace time। नॉर्मल पीरियड है, कोई जंग शंग नहीं है, तो फिर भी जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट्स ऑफ लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, जब गवर्नमेंट ही किसी प्रोजेक्ट पे पैसा सारा लगा के खर्च करना शुरू कर दे, रिजर्व ना रहे, तो उस वक्त भी महंगाई हो जाती है, गवर्नमेंट टैक्सेशन में चली जाती है या और कोई सूरत अपना लेती है, ताकि वो फिर चीज़ें क्या होती हैं, महंगी होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंडस्ट्री पे टैक्स लगा दिया जाता है, तो इंडस्ट्री पे टैक्स लगेगा, रॉ मटेरियल या वेजेस ज़्यादा हो जाएंगी, तो उस सूरत में भी ये हो जाएगा। इसी तरह जो है गवर्नमेंट रिएक्शन होता है कुछ ना, कुछ टाइप्स में गवर्नमेंट का रिएक्शन होता है। अगर गवर्नमेंट का रिएक्शन हो तो फिर ओपन इन्फ्लेशन होती है, जैसे व्हेन गवर्नमेंट हैव नॉट अटेम्प्ट टू रिस्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट चाहती है यार वो रोके ही ना, गवर्नमेंट नहीं रोकती, वो कहते हैं जाने तो जहां तक जाती है महंगाई जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको ओपन इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी फ्री मार्केट है, जिसका जो दिल करता है, जितने में जो दिल करता है वो चीज को सेल करे। तो अक्सर हमारे इधर पाकिस्तान में भी अक्सर जो है मार्केट तो इधर इसी तरह होता है, लेकिन गवर्नमेंट काफी हद तक इंटरवेंशन करती है प्राइस को कंट्रोल करने की। तो फिर भी लोग जो है वो बात नहीं आते, दूर दराज के लोग जहाँ गवर्नमेंट के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं पहुंच सकते, वहां तो मनमानी करते हैं। तो इसी तरह आगे आता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट प्रिवेंट्स प्राइस राइज थ्रू प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल करते हैं, लिस्ट लगाते हैं, उधर जो है एसी असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी वो जाके विजिट करते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जाता है। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है विजिट करते हैं, प्राइस चेक करते हैं कि क्या ये जो मार्केट के प्राइस हैं उससे ज्यादा तो नहीं दे रही है प्राइस, तो यानी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। ऊपर वाले में क्या था, ओपन इन्फ्लेशन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सप्रेस्ड इन्फ्लेशन में रिस्ट्रिक्शन होती हैं। तो व्हेन गवर्नमेंट कंट्रोल्स आर रिमूव्ड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन बिकम्स ओपन, जब ये सप्रेस्ड इन्फ्लेशन को रिमूव कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया जाता है, देन इट बिकम द ओपन इन्फ्लेशन।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक इसमें नॉलेज मिला होगा। अगले हम वीलॉग में जो है इसकी तरफ आएंगे कि ये इन्फ्लेशन मेजर कैसे की जाती है, अगर कौन सी वजूहात हैं, कौन से इंडेक्स इन्फ्लेशन का किस तरह बनता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और भी चीज़ें हैं। तो अगर आपको आप इसमें कमेंट्स करना चाहें काइंडली जो है वो अपने पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं आपको ज़रूर दीजिएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।